नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों हम पीजीएसआई इलेक्ट्रीशियन पीवीएस और क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ डज अ शंट कंट्रीब्यूट टू रेंज एक्सटेंशन इन एन एमीटर। एक शंट एक एमीटर में रेंज विस्तार में कैसे योगदान देता है। ए बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, बी बाय अल्टरनेटिंग द इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, सी बाय रिड्यूसिंग द वोल्टेज एंड डी बाय बाईपासिंग एक्सेस करंट। दोस्तों अगर हमें किसी भी एमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस को लगाते हैं जिसे हम शंट बोलते हैं। और इसका मुख्य काम क्या होता है, ये एक्सेस करंट को बाईपास कर देता है, क्योंकि एमीटर की जो खुद की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है। अगर हम हैवी अमाउंट ऑफ करंट पे पास करेंगे तो आपका एमीटर डैमेज हो जाएगा। जब हम हाई करंट को फ्लो करते हैं एमीटर के थ्रू और हमने शंट लगा रखा है, तब क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ करंट होता है वो बाईपास हो जाता है थ्रू शंट, जिसकी वजह से केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होता है एमीटर से, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा करता है, जिससे हमें रीडिंग मिल जाती है। अब हमें ये देखना होता है कि हमें शंट की एक्सटेंशन रेंज कितनी चाहिए होती है, वो हम कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट देखते हैं जो कि शंट के साथ होता है, और इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है जो विदाउट शंट होता है। तो इन दोनों करंट का रेशियो निकालते हैं, इससे हमें एमीटर की शंट रेंज का पता लग जाता है। तो इसकी मदद से हम एमीटर की एक्सटेंशन रेंज का पता लगा सकते हैं। तो शंट का काम क्या हुआ, शंट की मदद से हम लार्ज करंट को भी मेजर कर सकते हैं बाय बाईपासिंग द एक्सेस करंट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायक। डायक के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए द डायक हैज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर with 4 layer, B a diac is a unidirectional semiconductor device, C a diac has a 3 semiconductor layer, and D the breakdown voltage of a diac is constant and does not vary with temperature। दोस्तों डायक की फुल फॉर्म क्या होती है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और इसका कंस्ट्रक्शन किसकी तरह सिमिलर होता है, इसका कंस्ट्रक्शन ट्रांजिस्टर की तरह सिमिलर होता है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, डायक की अपनी 4 लेयर होती है जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, वहीं ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं, बेस होता है, कलेक्टर होता है और एमीटर होता है ट्रांजिस्टर में, लेकिन डायक में बेस नहीं होता है। और इसकी जो डोपिंग होती है वो यूनिफॉर्म डोपिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी स्विचिंग होती है वो सिमेट्रिकल होती है, क्योंकि अगर आपकी डोपिंग सेम है तो स्विचिंग आपकी सिमेट्रिकल होगी। और डायक दोनों पोलैरिटी में काम करता है, पॉजिटिव पोलैरिटी में भी कंडक्ट कर सकता है और नेगेटिव पोलैरिटी में भी कंडक्ट कर सकता है, इसलिए एसी सर्किट में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अब डायक के फंक्शन क्या होते हैं, इसको थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसको बेसिकली एसी सर्किट में ज्यादातर यूज करा जाता है, और ये ओवर वोल्टेज और ओवर करंट से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसका इस्तेमाल लाइट कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल और इन्वर्टर सर्किट में किया जाता है। और डायक के एडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट काफी कम होती है और इसका कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल होता है। इसका पावर कंजप्शन भी लो होता है, और ये हाई टेम्परेचर और रेडिएशन में भी काम कर सकता है, और इसकी स्विचिंग स्पीड भी फास्ट होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसको काफी ज्यादा हाई वोल्टेज में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसमें नॉइस जनरेट होती है। ऑल्दो ये हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरिएशन काफी ज्यादा हुआ तो डायक में नॉइस ज्यादा जनरेट होगी। सो ऑप्शन नंबर ए द डायक हैज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद 4 लेयर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ ट्रायक कॉमनली यूज्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन में आमतौर पर ट्रायक का उपयोग किया जाता है। ए बैटरी चार्जिंग, बी डीसी मोटर कंट्रोल, सी ऑडियो एम्प्लीफिकेशन एंड डी लाइट डिमिंग। ट्रायक की फॉर्म होती है ट्रायोड और अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें हम 2 SCR का यूज करते हैं जो कि एंटी पैरेलल लगे होते हैं। एक SCR ऐसे लगा होगा तो दूसरा SCR कुछ ऐसे लगा होगा। ये कंस्ट्रक्शन होती है ट्रायक की, तो इसकी मदद से हम करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव वाई साइकिल में फ्लो कर सकते हैं। ट्रायक का इस्तेमाल भी स्विचिंग के लिए किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसको हम लाइट डिमर की तरह यूज कर सकते हैं, इसको हम AC कंट्रोल सर्किट में यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम चॉपर डिजाइन में कर सकते हैं। चॉपर डिजाइन इन द सेंस डीसी पावर को हमें अगर एसी पावर में कन्वर्ट करना है विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से बोला जाता है चॉपर, और इसका इस्तेमाल स्पीड कंट्रोल अप्लायंस इसमें भी यूज होता है, फॉर एग्जांपल फैन, मोटर एक्सेट्रा। ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गेट वोल्टेज की जरूरत होती है, जिससे ट्रायक आपका ऑन हो जाता है। ट्रायक के 3 टर्मिनल होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रायक को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो मैं यहाँ पे आपको जनरल एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ट्रायक का। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है मेन टर्मिनल MT1, दूसरा होता है मेन टर्मिनल 2 MT2, और तीसरा होता है गेट। जो मेन टर्मिनल 1 होता है वो AC लाइन के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि फेज के साथ कनेक्ट होता है। MT2 को न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट करा जाता है, और गेट को हम ट्रिगर पल्स देते हैं ताकि उसको ऑन कर सकें। और वो ट्रिगर वोल्टेज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रायक काफी ज्यादा वर्सेटाइल बन जाता है। हम उसमें पॉजिटिव पल्स भी दे सकते हैं और नेगेटिव पल्स भी दे सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी लाइट डिमिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और DC मोटर आर कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रैक्शन पर्पस। DC मोटर का उपयोग आमतौर पर किस परिवहन प्रणाली में कर्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ए सबमरीन, बी पैसेंजर एयरक्राफ्ट, सी स्पेस शटल एंड डी इलेक्ट्रिकल ट्रेन। दोस्तों डीसी मोटर को अधिकतर हम इलेक्ट्रिकल ट्रेन में इस्तेमाल करते हैं, और वो डीसी मोटर कौन सी होती है, वो ज्यादातर होती है डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए हम डीसी सीरीज मोटर का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रैक्शन पर्पस। क्योंकि हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है कि जो इनिशियल
इनर्शिया होता है उसको ओवरकम कर सके और किसी भी एक व्हीकल को उसकी स्टैंड स्टिल पोजीशन से एस्केलेट कर सके। ये काम होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क का। और डीसी मोटर में हमें स्पीड कंट्रोल भी काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से जो इसका ऑपरेशन होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। सबमरीन में अधिकतर हम डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिकल मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पावर देते हैं बैटरी से। पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए हम जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं और स्पेस शटल के लिए हम रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिकल ट्रेन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रेगुलर लुब्रिकेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ अ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट के रखरखाव में नियमित स्नेहन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ए टू कूल डाउन द मोटर जनरेटर सेट, बी टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर बिटवीन मूविंग पार्ट, सी टू चेंज द कलर ऑफ द इक्विपमेंट एंड डी टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। मोटर जनरेटर सेट में लुब्रिकेशन क्या करता है? ये फ्रिक्शन को कम करता है और वेयर एंड टेयर को कम करता है, क्योंकि जब मोटर जनरेटर सेट ऑपरेट कर रहा होता है तो कुछ मूविंग पार्ट में घर्षण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो सकती है और जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर भी इंक्रीज हो जाएगा और एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। जब हम लुब्रिकेट ऑयल अप्लाई करते हैं तो एक थिन फिल्म बन जाती है मूविंग पार्ट के बीच में, जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और ऑपरेशन भी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। और जब ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और फ्रिक्शन कम होगा, तो ऑब्वियस है कि जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। लेकिन ये इसका सेकेंडरी बेनिफिट है, दिस इज सेकेंडरी बेनिफिट। प्राइमरी बेनिफिट क्या है इसका? फ्रिक्शन और वेयर एंड टेयर को कम करना। सो ऑप्शन नंबर बी टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर एंड टेयर बिटवीन मूविंग पार्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ कैन ग्लेयर बी मिनिमाइज्ड इन लाइट डिजाइनिंग। प्रकाश डिजाइन में चकाचौंध को कैसे कम किया जा सकता है? बी यूजिंग रिफ्लेक्टिव सरफेस, सी इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, डी इग्नोरिंग ल्यूमिनरी प्लेसमेंट। दोस्तों जब आंखों में ग्लेयर पड़ता है, एकदम आपके आंखों के सामने रोशनी पड़ रही है किसी चीज की चमक पड़ रही है, फॉर एग्जांपल कार की हेडलाइट की लाइट होती है, वो जब आंखों में पड़ती है तो काफी ज्यादा दिक्कत हमें होती है, तो उसी को ग्लेयर बोला जाता है। और अगर हमें ग्लेयर को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं डिफ्यूजर और शेडर का। डिफ्यूजर क्या करता है? ये लाइट को फैला देता है, लाइट को कंसंट्रेट नहीं होने देता, ये लाइट को फैला देता है, जिससे कि लाइट की जो इंटेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है और ग्लेयर कम हो जाता है। और शेड्स क्या करते हैं? ये डायरेक्ट लाइट को कम कर देते हैं। जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका एग्जांपल है? ये डिफ्यूजर और शेडर का एग्जांपल है। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम किस तरीके का रिफ्लेक्टिव सरफेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम रिफ्लेक्टिव सरफेस काफी ज्यादा हाई यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने पीछे कोई एल्यूमिनियम या स्टील की कोई प्लेट लगा रखी है, तो उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, जिससे आपकी ग्लेयर की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। तो हमें इस चीज पर भी ध्यान देना होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डिफ्यूजर एंड शेडर, ऑल्दो वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर है डिफ्यूजर एंड शेडर। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन फोटोवोल्टिक सिस्टम। फोटोवोल्टिक प्रणालियों में सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक घटक क्या है? ए सोलर रिफ्लेक्टर, बी सोलर टर्बाइन, सी सोलर कलेक्टर एंड डी सोलर सेल। दोस्तों अगर हमें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है फोटोवोल्टिक सिस्टम में, तो हमें सोलर सेल का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि सोलर सेल किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं और इसका टेम्परेचर और कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, विच मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये किसके अपोजिट होता है? ये मेटल के अपोजिट होता है। जब सनलाइट स्ट्राइक करेगी सेल के ऊपर तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सोलर पैनल के कौन होते हैं? वो सोलर सेल ही होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी सोलर सेल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कॉमनली यूज्ड। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में एकल चरण प्रेरण मोटर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? ए कन्वेयर बेल्ट, बी लार्ज इंडस्ट्रियल फैन, सी एलिवेटर एंड डी रेफ्रिजरेटर। दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहाँ पे लोअर हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है। कन्वेयर बेल्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड पावर रिक्वायरमेंट। लार्ज इंडस्ट्रियल फैन के लिए हमें हाई हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर काफी ज्यादा सुटेबल होती है। एलिवेटर के लिए भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर होता है उसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं? उसके लिए हम सिंगल फेज एसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें जो हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो मॉडरेट होती है और इसके लिए स्टैंडर्ड सिंगल फेज मोटर काफी ज्यादा यूजफुल होती है। सो ऑप्शन नंबर डी रेफ्रिजरेटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग DIN रेल इन कंट्रोल कैबिनेट वायरिंग। नियंत्रण कैबिनेट वायरिंग में DIN रेल का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू कंट्रोल कैबिनेट, बी टू माउंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, सी टू एनहांस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द कंट्रोल कैबिनेट एंड डी टू एक्ट एज अ हीट सिंक फॉर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दोस्तों ये होता है
DIN ड्रिल। और DIN ड्रिल का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है ताकि हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक जगह पे लगा सकें। DIN की फुल फॉर्म क्या होती है? DOSH इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्मंग। ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक इसी कैबिनेट में माउंट करते हैं। और इसमें किस किस तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकते हैं? इसमें सर्किट ब्रेकर हो सकता है, टर्मिनल ब्लॉक हो सकते हैं, रिले हो सकते हैं। DIN ड्रिल की मदद से हम काफी ज्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरा ये सिस्टम होता है जिसमें हमें केवल कंपोनेंट को ऐड करना होता है। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का सिस्टम होगा तो वहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर ऐड कर देंगे, जहाँ पे रिले का सिस्टम होगा वहाँ पे हम रिले ऐड कर देंगे। तो हमें इंडिविजुअल सर्किट को या इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग अलग जगह माउंट करने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी, टू माउंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन अ सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर वेयर इज द प्राइमरी वाइंडिंग यूजुअली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी वाइंडिंग। सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को आमतौर पर द्वितीयक वाइंडिंग के संबंध में कहाँ रखा जाता है? ए नियर द कोर, बी आउटसाइड द कोर, सी बोथ द वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड डी इनसाइड द कोर। दोस्तों सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? एक सेंट्रल लिम्ब होता है, ये जो है ये सेंट्रल लिम्ब है आपका, और दो आउटर लिम्ब होते हैं, ये आपके दो आउटर लिम्ब है। मैं यहाँ पे सेंट्रल लिम्ब को सी से मार्क कर देता हूँ और आउटर को O1 और O2 से मार्क कर देता हूँ। मेन फ्लक्स आपका सेंट्रल लिम्ब के थ्रू जाता है और हाफ फ्लक्स आपका आउटर लिम्ब के थ्रू जाता है, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ क्रिएट होता है। तो सेंट्रल लिम्ब पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करता है और आउटर लिम्ब हाफ मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करता है, जिसकी वजह से, क्योंकि सेंट्रल लिम्ब आपका पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल लिम्ब का जो साइज होता है वो डबल होता है आउटर लिम्ब से। और इसकी दो शेप होती है, एक आई शेप स्ट्रिप होती है, एक ई शेप स्ट्रिप होती है। आई शेप स्ट्रिप ऐसी होती है और ई शेप स्ट्रिप कुछ ऐसी होती है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के? इसकी कूलिंग काफी ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसमें हीट डिसिपेशन काफी इजीली हो जाता है, जिससे कूलिंग इंक्रीज हो जाती है। इसका लीकेज रिएक्टेंस भी कम होता है, अगर लीकेज रिएक्टेंस कम होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, इसका कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा रिगिड होता है, जिसकी वजह से इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी रहती है, और इसमें लेस मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसका प्रोसेस जो कंप्लीट होता है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसकी मेंटेनेंस करना भी डिफिकल्ट होता है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को लो वोल्ट एप्लीकेशन के लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है, और कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इकोनॉमिकल माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी, इनसाइड द कोर, इसका राइट ऑप्शन होगा।